करें शुरू यार, टाइम कम होता है आज। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। नंबर 7 6 6 कंपनी अपने ही शेयर्स खुद खरीद ले। बस ये लास्ट है, फिर मैं आपको सोसी पढ़ाता हूँ, यानी सोसी का फॉर्मेट बताता हूँ। कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद ले। अच्छा, कंपनी अपने शेयर्स खुद क्यों खरीदे? या तो पर्पस हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो पर्पस इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, क्योंकि अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं तो कर ले, अपने शेयर्स में खुद ही इन्वेस्ट कर ले। अब उसमें क्या लीगल रिक्वायरमेंट है पता नहीं ना, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल पता है ना, आपको जरूरत है जानने की, हम तो अकाउंटिंग देख रहे हैं। अगर कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद ले तो उनको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं, ट्रेजरी। लेकिन ये आपके स्कोप में नहीं, यानी आईकेएप की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि ट्रेजरी शेयर्स की हम कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, पर्पस पता नहीं मुझे अजीब लग रही है। यही होता है ना, तो अजीब क्यों लग रहा है मुझे? क्या करूं? आर सही कर लेते। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस था तो ये होते हैं ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स डेबिट, कैश, क्रेडिट। लेकिन ये आपका स्कोप नहीं है, यानी बुक में क्लियरली कह दिया कि ये आउट ऑफ स्कोप है, ये आउट ऑफ फेयर वन स्कोप। लेकिन अगर शेयर्स इसलिए खरीदे हैं कि उनको रिडीम करना है, रिडेम्पशन यानी खत्म करना है शेयर, तो शेयर कैपिटल किसी शेयर होल्डर ने आके वापस कर दिए। अच्छा, मुझे इसकी लीगल डिटेल्स नहीं पता कि कैसे लीगली कैसे हो सकता है, तो हम यहाँ लीगल डिटेल्स भी नहीं देख रहे, अकाउंटिंग देख रहे हैं बस। शेयर होल्डर्स ने वापस पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे शेयर रख लें, हमें पैसे वापस कर दें। तो जो शेयर इशूड थे जब वापस आ गए तो शेयर कैपिटल कम हो गया, डेबिट। बिल्कुल ठीक है, शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। और फिर एक अकाउंट क्रिएट होगा जो होगा इक्विटी में ही, बस कैपिटल का नाम खत्म हो जाएगा। उस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये इक्विटी का ही हिस्सा है, बस कैपिटल से निकल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बन जाएगा फेस वैल्यू से। वापस खत्म, रीपेमेंट, रिडीम होना, खत्म होना, ये फेस वैल्यू से। बस आप समझे, कैपिटल के नाम से निकल के वो किसी और नाम में चला जाएगा, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से एक अकाउंट बनेगा, उसमें चला जाएगा। लेकिन जो शेयर वापस करने आया उसको पैसे भी देंगे, तो जो पैसे देंगे तो कैश तो क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? जितने पैसे दे रहे होंगे, रिडेम्पशन अमाउंट, जो जिस प्राइस पे रिडीम हो रहे होंगे। अब इसका जो डेबिट जाएगा ना, वो कोई भी रिजर्व हो सकता है, लेकिन आईकेएप की बुक में चूंकि रिटेन अर्निंग का वर्ड है तो हम रिटेन अर्निंग कह देते हैं। अदरवाइज कोई और रिजर्व भी हो सकता है, शेयर प्रीमियम हो सकता है, कोई और रिजर्व भी हो सकता है। फेस वैल्यू से कैपिटल के नाम की जगह एक और नाम बन जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट, ये फेस वैल्यू से। और जितने पैसे दिए हैं, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। बस इक्विटी की ट्रांजेक्शंस यही है। अब आपको मैं पढ़ाता हूं सोसी का फॉर्मेट। है ये आसान, लेकिन मैं फिर भी आपको बोर्ड पे 3 सवाल तो कर देता हूं, बाकी होमवर्क। जी एक मिनट, वो सैटरडे की क्लास में तो चलो मैं शुरू कर पाया ना कर पाया, होपफुली कर ही लूँ, लेकिन मंडे की क्लास में तो होगा ही। तो कॉपियर से ना कॉपीज लेते जाइए, ये आपको वो हो सकता है कि बंडल दे, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने फाइलें तो उसको दी हैं 6 फाइलें नहीं है कॉपियर को। आप ऑनलाइन वालों के लिए मैंने 6 फाइलें रखी हुई हैं।
एक फाइल होगी IS33 बेसिक ईपीएस बेसिक, एक होगी डायल्यूटेड ईपीएस, यानी इन दो नामों से तीन तीन फाइलें होंगी। एक पे लेक्चर नोट्स लिखा होगा, तो ये मैं सीफा में देता था, तो मैंने उसमें थोड़ी सी कमी करके जो उसमें ज़्यादा एडवांस बातें थी वो कम करके तो फिर आपके लेवल पे दे दिया। तो बेसिक ईपीएस लेक्चर नोट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, सोल्यूशन होंगे। इसी तरह से डायल्यूटेड ईपीएस लेक्चर नोट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो ये कॉपियर से ले जाएगा आप, हैं 3-3 4-4 पेजेस, लेक्चर नोट्स के मेरे ख्याल में 2-2 पेजेस हैं, क्वेश्चन हैं 2-2 3-3 पेजेस। ये कॉपियर से लेते जाइएगा, क्योंकि सैटरडे की क्लास में शुरू हो गया तो सैटरडे की क्लास में सही, नहीं तो मंडे को तो हो ही जाएगा। क्या चीज? ये नहीं, कैपिटल से तो फेस वैल्यू निकलेगी, बाकी जितने पैसे दिए हैं वो ये हैं, जो भी रिडेम्पशन प्राइस, मतलब जितने भी पैसे हम दे रहे हैं उनको, जितने पैसे दे रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ये दोनों अमाउंट सेम है। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही होगा ना, ये दोनों सेम अमाउंट है, ये दोनों सेम अमाउंट है। फेस वैल्यू कैपिटल के नाम से निकल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में शिफ्ट हो जाएगी, और जितने पैसे दे रहे हैं वो कोई और रिजर्व भी हो सकता है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स का नाम भी ठीक है। आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं सेम नहीं होंगी। हाँ, रिडेम्पशन प्राइस का मतलब है जितने पैसे शेयर होल्डर को वापस कर रहे हैं। आप रिडेम्पशन प्राइस ना लिखें, आप एक्चुअल कैश पेड कह लें। मतलब देखें इस अकाउंट के इस्तेमाल होने से क्या पता चल रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा होगा, जितने पैसे दे रहे हैं, तो जितने से ये क्रेडिट हो रहा है उतने से डेबिट हो रहा है, ये फेस वैल्यू से। सोसी का फॉर्मेट कराता हूं आपको, और एक सवाल लिखवाता हूं। पूरा तो चलो नहीं हो पाएगा क्योंकि जुम्मे की क्लास छोटी होती है, लेकिन जितना भी हो गया सवाल लिखिए। चेंजेस इन इक्विटी की ट्रांजेक्शन हो गई पूरी, और मैं इस चैप्टर तो खैर चलो वहीं छोड़ दूंगा। सोसी के सवाल दोबारा अटेम्प्ट करेंगे जब IS 8 पढ़ा चुका हूँगा। अभी मैंने इसलिए नोट्स में लिखा भी हुआ है, इग्नोरिंग IS 8। ये जो आपने क्वेश्चन लिए ना, उसमें शायद मैंने हेडिंग में लिखी हुई बात नहीं लिखी हुई, तो चलिए वैसे बता रहा हूँ। ये अभी इग्नोरिंग IS 8 है। जब IS 8 पढ़ लेंगे, ये FR 2 से आया आपके सिलेबस में, जब IS 8 पढ़ लेंगे तो फिर उसके नहीं, हेडिंग में नहीं लिखा हुआ। जब IS 8 पढ़ लेंगे ना तो सोसी के फॉर्मेट में एक लाइन चेंज हो जाएगी, तो फिर इसके सवालों पे दोबारा आएंगे। अभी आप एक सवाल लिखिए, इससे मैं आपको सोसी का फॉर्मेट सिखाता हूं। बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 20, बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 2020। अब ये काफी सारे हैं, ये हेडिंग हो गई। अब आगे बैलेंसेस लिखें। शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखें 10 रुपए ईच, ₹10 ईच, और शेयर कैपिटल का बैलेंस है, अमाउंट आगे 5,05,00,000। ये बैलेंसेज हैं, मतलब रुपीस बता रहा हूं सारे। शेयर प्रीमियम, ये सारे ना बैलेंसेस चल रहे हैं अभी, जब ये खत्म हो जाएंगे तो बता दूंगा बैलेंसेस पूरे हो गए। ये सब जो अभी बता रहा हूं ये हैं बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 20। शेयर कैपिटल बताया मैंने 5 लाख रुपए, शेयर प्रीमियम 250,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस 120,000, जनरल रिजर्व्स 70,000, 70, रिटेन्ड अर्निंग्स 750,000, 750, 7.5 लाख। बस ये थे ओपनिंग बैलेंस, ये थे बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 20। बैलेंसेस की लिस्ट पूरी हो गई। अब उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको लिखाने लगा हूं ऐसे। लिस्ट बताता जा रहा हूं, 21 की वैल्यू बताऊंगा, 20 की वैल्यू बताऊंगा। पहले 21 लिखा मैंने, इसके पहले 21 की बताऊंगा, फिर 20 की। बैलेंसेस ओपनिंग, ये 1 जनवरी के बैलेंसेस पूरे हो गए। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाने लगा हूं, उनकी 21 और 20 की फिगर्स बताता जाऊंगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180,000, तो जब सीधा से चलना शुरू करेंगे तो क्या पड़ेगा रास्ते में, पहले 21 पड़ेगा, और दूसरी 160,000।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने बताया है 1,80,000 और 1,60,000, यानी 180,000 और 160,000। रीवैल्यूएशन गेन स्लैश लॉस, और ब्रैकेट में लिखें ओसीआई, ये ओसीआई की फिगर है। दो 2021 में 15,000 15,000 और 2020 में -7,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दोनों ईयर्स में 10,000 बस ये सेट भी पूरा हो गया, ये 3 लाइनें थी बस। उसके बाद लिखें डिविडेंड पेड एज फॉलोज। अब ये एज फॉलोज बताने लगा हूं काफी सारा। बल्कि इसको 15 कर लेते हैं। चल ये है। अच्छा, ये 2020 में जो ये लिखा हुआ है, ये 2020 का फाइनल डिविडेंड, यानी 2020 में होने वाला फाइनल डिविडेंड नहीं है। ये ईयर पहचान वाला लिखा हुआ है, ये 2020 का फाइनल है। कब पे होगा? 21 में। नोटेड? चले, ये भी हो गया पूरा। हम इसके बाद आगे लिखें ऑन फर्स्ट मार्च 2020 1 मार्च 2020 राइट इशू ऑफ $2 for 5 was made at a price of ₹14 each, ₹14 each, 14 14 रुपए ₹14 each। मुझसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21 2021, और ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। और अपने लिए एक एग्जाम नोट लिख लें कि अगर सोसी का सवाल है और डेटा भी है पिछले साल का और मना भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कंपैरेटिव बनाना होगा। सोसी के सवाल पर सोसी बनाने को कहा है, डेटा भी है पिछले साल का और मना भी नहीं किया सवाल में, वरना सवाल में हो सकता है कहा हो कि कंपैरेटिव नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर तो मना कर दिया ना, बदतमीजी नहीं करनी, फिर मना कर दिया तो मना कर दिया। लेकिन अगर डेटा है और मना भी नहीं किया तो सोसी के सवाल में बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिव्स भी रिक्वायर्ड होंगे। जैसे इस सवाल में है ना डेटा, मैंने 20 का डेटा दिया है ना,
है ना। तो 21 की बेशक सोसी मांगी है, फिर भी हम कंपैरेटिव बनाते। मैंने तो कह दिया इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, लेकिन ना भी कहा होता तो भी बनाते। कंपनी का नाम जो मैंने नहीं बताया होता तो कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2021। फॉर द ईयर होती है सोसी। और तरीका इसका बनाने का यह है, जैसे एसेट स्केड्यूल होता है ना, अंग्रेजी की लाइनें और कॉलम। कॉलम में क्या क्या होते हैं, जो क्लासेस हैं, तो इक्विटी की भी जो क्लासेस हैं उनके कॉलम बन जाएंगे। अंग्रेजी की इतनी को जगह छोड़ लीजिएगा कि 2-3 वर्ड्स और ब्रैकेट में थोड़ी सी कैलकुलेशन। और आपको हो सकता है अगर आप लिखने में इतना छोटा नहीं लिखते तो आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिएगा या 2 पेजेस मिला के कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यानी आपका सवाल ऐसे हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे लिखने में ना, ऐसे लिखने में वो लाइन नहीं रहती सही, वो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लिखते 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 इधर आ जाते हैं। तो ऐसे कर लें, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि ऐसे कर लें। इससे होगा कि कॉलम अगर ज़्यादा हुए ना तो आपसे एक पेज में मैनेज नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा थोड़ा लिख सकता है तो ठीक है, लिखें, कोई मसला नहीं। एक ना बहुत पुरानी बात है, स्टूडेंट तो पता क्वालिफाई कर गया होगा। शेख था मेरा एक स्टूडेंट ना, तो मैं पार्टनरशिप पढ़ाता था, तो उसको ना दरख्त बनाता था बहुत सारे, 4 तो मुझे लगता है उसमें केसेस होते थे। मैं बहुत बड़ा दरख्त बनाता था, जैसे वो बोरिंग कॉस्ट टाइम लाइन बनाई थी, तो मैं काफ़ी बड़ा दरख्त बनाता था और स्टूडेंट्स को ये कहता था कि आप ना ये 2 पेजेस मिला, बड़े ना नसीहतें करके 2 पेजेस मिला के लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। तो जब मैंने पढ़ा दिया तो मैंने देखा उस बच्चे ने ना, ये तो एक साइड है ना आपकी पेज, इस जगह उसने दरख्त पूरा कर लिया होगा। मतलब जब मैं सोच रहा था कि आप ऐसे बनाएं या 2 पेजेस मिला के बनाएं, वो इतने में दरख्त पूरा कर चुका हुआ था। तो आप देख लें जैसे आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर वो अंग्रेजी की लाइनें, ओपनिंग बैलेंस वगैरह, और ये जितनी क्लासेस हैं, सवाल में आपको जितनी क्लासेस मिलेंगी इक्विटी की उनके कॉलम आ जाएंगे। जैसे इसमें शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस है, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स। वैसे अक्सर एग्जाम में कह दिया होता है कि टोटल नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन वैसे एज अ फॉर्मेट टोटल होता है। इसमें पहले बनता है कंपैरेटिव, यानी पहले 2020 बनेगा, 1 जनवरी 20। एक बार ये सवाल पूरा करा दूं ना, फिर मैं आपको एक तरतीब बता दूंगा कि मैं जो लाइनें लिख रहा था तो आप कैसे याद रखेंगे कि पहले कौन सी लाइन लिखनी है। एक बार सवाल पूरा सामने आ जाए ना, फिर आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे तरतीब रखें। अभी बस जिस तरतीब से मैं चल रहा हूँ उससे चल लें, एक बार पिक्चर पूरी सामने आ जाए। 1 जनवरी 20 के बैलेंसेस क्या है? 5 लाख, 120, 70, 750, 7.5, 8.5, 15, 16, 20, 16, 90, 16 नहीं जी। अच्छा, वैसे तो मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी अकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारे डाटा में से सबसे पहले मैं क्या लिखूं? क्या ख्याल है? सब डाटा में सबसे साल की तरतीब अगर सोचें तो सबसे पहला काम क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस तो लिख लिया ना, अब आगे सवाल का डाटा है, देखिए सबसे पहला काम क्या होगा? साल को सोचें और देखें, साल शुरू से लेकर जनवरी से दिसंबर तक सबसे पहला काम क्या हुआ होगा? जो होना चाहिए वो किसी ने नहीं बोला अभी तक। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड, सारा कुछ बोल दिया, जो था वो नहीं बोला। मैंने कल जब डिविडेंड की टाइप्स बताई थी तो देखिए फाइनल डिविडेंड में क्या कहा था मैंने, तो अगले साल के यानी इस साल सबसे पहला काम हुआ होगा कि 19 का फाइनल डिविडेंड क्या होगा। 19 का फाइनल क्या था?
ये था, ये 19 का फाइनल है। तो 19 का फाइनल डिविडेंड कैश डिविडेंड था, फाइनल कैश डिविडेंड 2019 कितना, किस पे लगाऊं 5%, ये कैपिटल पे, तो 500 का 5%। कैश डिविडेंड है, इनमें से कौन से कॉलम में, देखें मैंने आपको बताई डबल एंट्रीज थी, तो सोचें बेशक डबल एंट्रीज, देखें इनमें से कौन से वाले कॉलम को हिट कर रहा है कैश डिविडेंड, क्या एंट्री होती है शेयर कैपिटल। देखिए कैश डिविडेंड की एंट्री में कहीं है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये जो कॉलम्स हैं ये एक्चुअली इनका टी अकाउंट ही है ना, जिस तरह पीपी के स्केड्यूल में भी होता है। तो कैश डिविडेंड वाली एंट्रीज में रिटेन अर्निंग्स है जो डेबिट हो रहा है, तो इसकी अमाउंट यहां रिटेन अर्निंग से लेस हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगी, लेस हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट सोचना है तो उससे भी देख लें, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही थी, और वैसे भी देखना है तो हम डिविडेंड बांट रहे हैं, रिटेन अर्निंग थी को तो बांट रहे हैं, कितना 25,000 रिटेन अर्निंग से बांटते हैं ना, तो कम हो गई। कैश किधर लिखूं, कोई नहीं भाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ी बना रहा हूं मैं, तब इसमें जो कॉलम हिट हो रहा है वही लिखूंगा, बस कैश तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहला काम हुआ पिछले साल का फाइनल। चलें अब जनवरी से आगे बढ़ते हैं। मार्च में राइट इशू है, राइट इशू। अच्छा अब राइट इशू है तो यहां पर हमने शेयर्स नहीं, हमें तो अमाउंट्स चाहिए। तो आप कैलकुलेशन में शेयर्स तो बहरहाल निकालने ही पड़ेंगे, वैसे तो अमाउंट से भी काम चल सकता है, लेकिन क्योंकि सिखाया शेयर्स है तो मैं शेयर से बताता हूं कितने शेयर्स इशू राइट इशू में हो रहे होंगे, कितने देखें उस वक्त कैपिटल कितना है शेयर्स अगर देखें तो 50,000 ना, तो कितने राइट शेयर इशू हो रहे हैं 2 4 5 20,000। अब देखिए 20,000 शेयर्स हैं, एंट्री कैश डेबिट, कैश तो यहां नहीं है, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से 20,000 शेयर्स इंटू 10 से, और प्रीमियम कितने से 20,000 शेयर्स इंटू 4 से। तो कहां लिखूं इस लाइन के सामने, कैपिटल में लिखूं कितना 2 लाख, और प्रीमियम में 80,000। कैश डेबिट होगा कहीं कैपिटल क्रेडिट प्रीमियम क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ अब साल के दरमियान में होता है चूंकि, तो इंटरम डिविडेंड 20 का इंटरम बोनस, इंटरम बोनस डिविडेंड 20 का कितने परसेंट, 10%। किस पे लगेगा 10%, 7 लाख डिविडेंड की अमाउंट है, तो 7 लाख, तो 7 लाख पे 10%। क्या एंट्री होती है बोनस डिविडेंड ना, क्या एंट्री होगी बोनस डिविडेंड की, रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितनी 70,000 रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। चलें बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब अगली क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ।